Directive principles of state policy are enumerated in Part 4 of the Constitution from Article 36 to 51. Under Part 4, the framers of the Constitution borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937, and the Ireland has copied it from the Spanish Constitution. मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये क्यों है और इनको क्यों इंक्लूड किया गया है, और फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बड़े हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन प्रिंसिपल्स को नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। Directive principles, along with the fundamental rights, contain the philosophy of the Constitution and is the soul of the Constitution. और इसी तरीके से ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स एज अ कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। देखते हैं आखिरकार ये डीपीएसपी है क्या। The provisions contained in this part cannot be enforced by any court. आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स जो अंडर पार्ट 3 में आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35, मैंने बताया था कि इन राइट्स को अगर कोई भी वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट आपके राइट्स को री एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी एनफोर्स नहीं कर सकता है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिशिएबल हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्टिशिएबल नहीं है। अगर स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है तो आप किसी भी कोर्ट में जाके यह नहीं बोल सकते हो कि स्टेट अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रही है। बट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रोविजन है जो अंडर पार्ट 4 में रखे गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको देश को चलाना है तो। एंड ये ड्यूटी होगी स्टेट की टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। जब भी स्टेट कोई कानून बनाएगी इन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रख कर बनाएगी। The concept of directive principles of state policy borrowed from the Irish Constitution, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। While most of the fundamental rights are negative obligations, डिफरेंस देखना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है ऑन द स्टेट के कंसर्न में अगर हम देखें, लेकिन जो डीपीएसपी है ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ऑन द स्टेट, द नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को ये कहती है कि आपको क्या क्या करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन एज अ होल। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में स्टेट को मना किया जाता है कि आप सिटीजन्स के ये राइट वायलेट नहीं कर सकते हो, आप सिटीजन से ये चीज़ नहीं छीन सकते हो, आपने बच्चों को इतनी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। मतलब कि एक तरीके का नेगेटिव कंसेप्ट आ जाता है अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें। तो ये एक दो डिफरेंस मैंने यहाँ पर आपको बताए। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल वाइल डीपीएसपी आर नॉट जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट वाइल डीपीएसपी आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं वाइल डीपीएसपी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। तो ये 3-4 डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम वन बाय वन इनकी जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है डीपीएसपी। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है जो स्टेट है वो उसका मीनिंग सेम ही रहेगा जैसे हमने अंडर पार्ट 3 में देखा था। जो हमने आर्टिकल 12 से 35 पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स में, उसमें जो 12 आर्टिकल है उसमें स्टेट की डेफिनेशन को बताया गया है। मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप स्टेट की डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो आप फंडामेंटल राइट्स वाले वीडियो को एक बार ओपन अप कर दो। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग ऐसा करोगे नहीं, आप लोग बहुत लेज़ी हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि स्टेट का क्या मतलब था आर्टिकल 12 में। According to it, the state includes the following. कौन? Government and Parliament of India, that is executive and legislative organ of the union government. पहला तो state के अंदर ये आता है। Second, government and legislature of state, मतलब कि executive and legislative organs of the state government, दूसरा ये। तीसरा, all local authorities, यानी कि म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एट्सेट्रा, ये भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं चाहे वो सेल स्टैचुटरी और नॉन स्टैचुटरी अथॉरिटीज़ लाइक LIC, ONGC, सेल। स्टैचुटरी क्या हो गया? जो लॉ के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। तो ये सभी जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए ये सभी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है?
इस पार्ट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने अप्लाई करना है जब भी आप कोई लॉ बना रहे हो, ठीक है। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट shall not be enforced by any court, but the principles जो इस पार्ट में मेंशन्ड है ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो इनको अप्लाई करे वाइल मेकिंग लॉज। तो ये 2 आर्टिकल्स आपके यहाँ पर कवर हो गए। आर्टिकल 38 क्या कहता है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसमें ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। आर्टिकल 38 में पहला तो जो स्टेट है उनको वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना है, कैसे? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग क्या? सोशल ऑर्डर, जिसमें आप जस्टिस को प्रोटेक्ट करोगे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को आप प्रोटेक्ट करोगे। सेकेंड इसमें क्या है कि आपने जो इनकम की इनइक्वालिटीज़ है ना, इसको मिनिमाइज करने का ट्राई करना है। इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस को एलिमिनेट करो और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाओ, नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल्स बट अमंगस्ट द ग्रुप ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज आर एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस। तो ये हमारा आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 39 क्या कहता है? सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। मतलब कि स्टेट को क्या क्या करना है, जो भी सिटीजन है हमारे, मैन हो या वुमेन है, उनको इक्वली ट्रीट करो, उनको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करो, ये उनका हक है। सेकंड, जो भी ऑनरशिप और कंट्रोल होगा मटेरियल रिसोर्सेज का ऑफ द कम्युनिटी, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि वो कॉमन गुड हो, मतलब कि सबके भले के लिए हो। तीसरा, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है और अगर आपने वहाँ पर देखा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर वहाँ पर जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहली थी क्लर्जी यानी कि प्रीस्ट एंड पोप, जो लोग चर्च को डोमिनेट करते थे। सेकंड स्टेट थी वहाँ पर नोबिलिटी यानी कि एरिस्टोक्रेट, रिच पीपल। एंड द थर्ड स्टेट थी जिसमें 3 कैटेगरीज में लोग डिवाइडेड थे। जो पहली कैटेगरी के लोग थे वो थोड़े बहुत, मतलब कि थोड़े बहुत अमीर थे और थोड़े बहुत एजुकेटेड थे। इसमें बिजनेसमैन वगैरह आते थे, जो भी ट्रेड करते थे वो आते थे। फिर यहाँ पर लोगों के पास थोड़े कम पैसे थे, बहुत कम थे, और यहाँ पर तो बहुत बुरी हालात थी लोगों की। लेकिन ये जो 2 स्टेट्स थी इनको बाय बर्थ प्रिविलेज मिले हुए थे उस टाइम पर। जो डोमिनेट कर रही थी, जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो सबको ये लोगों के पास था। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में था, और इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 10% थी। 90% पॉपुलेशन तो थर्ड स्टेट की थी। तो अब आप देख रहे हो कि 10% लोगों के पास पूरे फ्रांस का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और कंजप्शन है। तो ऐसा ही वहाँ पे जब ऐसा हुआ तो लोगों ने फिर थर्ड स्टेट के लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और आज की सोसाइटी, आज का फ्रांस आप देख सकते हो। तो वैसे ही भारत में भी जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ लोगों के पास नहीं होना चाहिए। फोर्थ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है कि सेम काम वुमेन भी कर रही है, सेम काम मैन भी कर रहा है, लेकिन मैन को आप ज़्यादा पे दे रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो मैन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल पे होनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। That the health and strength of workers, men and women and tender age of children are not abused। मतलब कि आपको वर्कर्स का पूरा ध्यान रखना है, चाहे वो मैन हो चाहे वो फीमेल हो, आपको वर्कर्स का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। बच्चों से अगर टेंडर एज में है तो उनसे काम नहीं करवाना है, उनका अब्यूज़ नहीं करना है, और फोर्सफुली किसी को भी काम नहीं करवाना है आपने जो वो कर नहीं सकता है। मतलब कि अगर कोई 80 से ऊपर का इंसान है, कोई बुजुर्ग इंसान है, आप उससे मजदूरी करवा रहे हो तो वो उसकी एज को अनस्यूट कर रहा है या उसकी स्ट्रेंथ को अनस्यूट कर रहा है, या फिर बच्चे से आप इतना हैवी वर्क करवा रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। और चिल्ड्रंस को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो डेवलप हो सके इन अ हेल्दी मैनर, और उनको फ्रीडम और डिग्निटी प्रोवाइड करें, और उनकी चाइल्डहुड और यूथ को आपने प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट मॉरल एंड मटीरियल अबेंडनमेंट। किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उससे बचाना है आपने बच्चों को। इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 39A जो कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। जो भी गरीब तबका है, जो भी गरीब लोग हैं, अगर कभी किसी केस में फंस जाते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो प्राइवेट लॉयर्स को हायर कर सकें, क्योंकि दे आर वेरी पुअर। और आजकल लॉयर्स की फ़ीस भी इतनी होती है कि फिर इंसान सोचता है कि इससे अच्छा है कि मैं जेल में रहूं, या फिर ये जो केस है उसको मैं ख़त्म कर देता हूं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो स्टेट क्या करती है, उसका ये काम है कि उनको जस्टिस मिले। वो कैसे मिलेगा? स्टेट जब कोई अपना लॉयर जो है वो प्रोवाइड करेगी किसी भी
किसी भी गरीब इंसान को। इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, और डिनाई नहीं होगा उनको कोई भी जो स्टेट की तरफ से कोई भी सर्विस होती है उनका डिनायल नहीं होगा उनको। ठीक है। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको हमने अपनी समझने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है उसमें सोशलिज्म या सोशलिस्ट आप बोल सकते हो, सेकेंड है इसमें गांधीयन, और थर्ड है इसमें लिबरल। ठीक है, 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। और ये वाला जो आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये गांधी जी का सपना था कि विलेज में पंचायत होनी चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, स्लॉटर ऑफ काउ नहीं होना चाहिए। तो ये जो विलेज पंचायत है गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आता है। तो इसमें क्या करना है, स्टेट को प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे और उनको प्रॉपर पावर्स और अथॉरिटी दे जो भी उनको लगता है कि ठीक है उनकी सेल्फ गवर्नेंस के लिए। तो आर्टिकल 40 इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टन केसेस। तो लोगों को काम करने का हक है तो उनको स्टेट प्रोवाइड करे, एजुकेशन का हक है तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, और पब्लिक असिस्टेंस मिले, उनको सरकार की तरफ से असिस्टेंट मिले अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो उनको पेंशन मिले, बीमार हैं, डिसेबल हैं, इन सभी केसेस में उनको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशन ऑफ वर्क्स एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो जब भी कोई मजदूर या जब भी कोई इंसान कहीं पर काम करने जाता है, वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमैन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुत्तों और जानवरों की तरह वहाँ पर काम कराया जा रहा है, 15-15, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है और सैलरीज तो बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं या बहुत कम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्लेवरी बना के नहीं रखें, ह्यूमैन कंडीशंस होनी चाहिए काम करने की। और साथ में फीमेल्स को मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, जब भी वो प्रेग्नेंट है तो उनको इस चीज़ का रिलीफ हो विदाउट कटिंग देयर सैलरीज, तो ऐसा होना चाहिए। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। स्टेट को क्या करना चाहिए, एक लॉ बनाकर या फिर कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर किसी भी तरीके से जितने भी वर्कर्स होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, इंडस्ट्रियल हो या अदरवाइज हो, उनको एक लिविंग वेज प्रोवाइड करे, कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योर करे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उनको अपना जो लेजर और सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ है वो उनको इंजॉय कर पाएँ। इन पर्टिकुलर जो स्टेट है उसको प्रमोट करना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री को, ताकि गाँव में जब अपनी ही कॉटेज इंडस्ट्री हो, एक इंसान को सिटी में ना आना पड़े और वो अपने ही गांव में कमा रहा है, जैसे कि एमजी नरेगा करता है, आपको वहीं पर अपने गांव में ही सारा काम मिल जाता है। वैसे ही ऑन एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन अ रूरल एरिया। आप मुझे बताइए कि कोऑपरेटिव डे कब मनाया जाता है? जुलाई मंथ में ही मनाया जाता है, इतना मैं आपको बता दूं, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर जो कोऑपरेटिव एग्जाम आप देने वाले हो। आर्टिकल 43 ये क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जो भी इंडस्ट्रीज बना रही है सरकार तो उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द मैनेजमेंट। ठीक है, लॉ बना के या अदरवाइज किसी भी तरीके से आप वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज कीजिए इंडस्ट्रीज में। आर्टिकल 44 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। ये बड़ी बार पूछा गया सवाल है। एक तो पंचायती राज जो विलेज पंचायत बनानी है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 40 में, एंड देन यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से में आता है, 44 में। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं या चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, इंटरनेशनल पीस, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये जो भी आर्टिकल्स मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, देखिए जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, इवन मैं कहीं पे पढ़ाने जाती हूँ तो वहाँ पर भी हमें एक यूनिफॉर्म दी है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सब बराबर दिखें, इक्वालिटी रहे, कोई भी ऐसा ना लगे कि हाँ वो अमीर है वो गरीब है। क्या होता था, मैं एक स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हूँ तो वहाँ पर पहले यूनिफॉर्म नहीं होती थी, तो कुछ टीचर्स जो हैं वो वेल ड्रेस्ड होके आते थे, थोड़े अच्छे खासे महंगे कपड़े पहन के आते थे, कुछ थे जो नहीं इतना महंगा कपड़ा पहनते थे। तो वहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस नहीं होता था, मतलब कि इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस था। कुछ लोग अमीर दिख रहे हैं, कुछ लोग थोड़े गरीब दिख रहे हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिफॉर्म का चयन जो है वो स्टार्ट कर दिया, यूनिफॉर्म लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब सभी यूनिफॉर्म पहनते हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो सबके पास यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज जाते हैं सबके पास यूनिफॉर्म होता है। वैसे ही जितने भी सिविल मैटर्स हैं भारत के अंदर
उनमें एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, मैरिज के रिलेटेड, डाइवर्स के रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे लॉज जिन पे यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी तक स्टेट ने इसको लागू नहीं किया है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लागू हो जाएगा। आर्टिकल 45 कहता है प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 14 ईयर्स तक, ये स्टेट की ड्यूटी है। 46 आर्टिकल क्या कहता है, जो भी स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और अदर वीकेस्ट सेक्शन है, इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, ठीक है, ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड सभी फॉर्म्स की एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 47 कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोगों के लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी जो पब्लिक हेल्थ है वो इंक्रीज कर सके। ऐसा सरकार कैसे कर सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि सिगरेट जो है वो इंजरियस टू हेल्थ है, इसीलिए सिगरेट के डब्बे पे बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर लगाई होती है लंग कैंसर की, माउथ कैंसर की। फिर भी अब ये लोगों पर डिपेंड है कि वो उसको खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, बट स्टेट अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है। वैसे ही पब्लिक प्लेसेस पर आप स्मोक नहीं कर सकते हो, पब्लिक प्लेसेस पे आप ड्रिंक नहीं कर सकते हो, और आपको पता है रिसेंटली लिक्विड की जो शॉप्स हैं उनको बैन किया था, जो भी हाईवे के नज़दीक थी। आप शराब पी के आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। ऐसे जितने भी प्रोविजंस हैं, ऐसा करने से स्टेट जो है लोगों की पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। आर्टिकल 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सो दैट हम मतलब कि जो भी स्लॉटर ऑफ काउज होता है, काव्स होता है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। 48A कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो एनवायरनमेंट की भी बात यहाँ पर 48A में की है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमने, इम्प्रूव करना है, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी सेफ गार्ड करना है। ये हमारी ड्यूटी, ये स्टेट की ड्यूटी है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ताज हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो ऐसे जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, उनको हमने प्रिजर्व करना है डिस्ट्रक्शन से, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जजेस जो होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे कोर्ट्स हैं, उनका सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो गया तो फिर इंडिपेंडेंस या डेमोक्रेसी हमारे भारत में नहीं रहेगी। लास्ट आर्टिकल इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51, स्टेट को क्या करना है, प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन करना है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं या बाकी देश दुनिया में हैं, सबके साथ हमें कॉर्डियल रिलेशंस रखने हैं। हमें रिस्पेक्ट करनी है इंटरनेशनल लॉ की, और जो भी हमने ट्रीटी साइन की हैं, जो भी उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। फिर हमने एनकरेज करना है, कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व हो जाए, फाइट्स ना हो, क्योंकि हमें पता है कि अभी सारी कंट्रीज़, मैक्सिमम कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर है, तो अगर एक दो नेशंस के बीच में भी कभी लड़ाई होती है तो पूरा वर्ल्ड इसमें पार्टिसिपेट करेगा और फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, EPSP को कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में। इट मीन्स कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इसको लाया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एट प्रेजेंट 11 है, बट जब हमने ओरिजिनली लाई थी तब 10 ही थी। Fundamental duties for Indian citizen drafted on the lines of moral, ethical and cultural code of conduct followed by people. The duties are educative in nature. जो भी ये ड्यूटीज़ हैं ये एजुकेटिव इन नेचर है, ये सिटीजन्स को डायरेक्ट करती हैं कि आपने कैसे बिहेव करना है। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, इनको 42nd और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। देखिए 42nd में तो 10 की गई थी और 86 में लास्ट वाली की गई थी, दैट इज 11th, तो 11th वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स, वैसे ही सभी के पास इक्वल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, सो दैट जब भी आप अपने राइट्स को परफॉर्म करें आपको ये जहन में होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी भी है कुछ और मुझे उसको भी अपहोल्ड करना चाहिए। तो a person cannot expect to enjoy all the privilege and freedom under the law without performing their corresponding fundamental duties. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सारे प्रिविलेज का मज़ा लूँ, मैं सारे फ्रीडम को इंजॉय करूँ जो भी कानून में है, लेकिन मैं कोई ड्यूटी नहीं करूँ। और जब भी ड्यूटी करने की बारी आती है, जब भी आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो और आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ के निकल रहे हो, आप मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, हार्म कर रहे हो एनवायरनमेंट को, जो रिपीट हो गया यहाँ पर।
आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था, इट इज़ स्वर्ण सिंह कमेटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए आपके पास, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के हमारे आइडियल्स हैं उनको फॉलो करें, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करें, देश को डिफेंड करें, नेशनल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करें जब भी आपको बोला जाए, जब भी भारत किसी और देश के साथ वॉर करेगा और जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपने हमेशा तैयार रहना है। ये गर्व का मोमेंट होगा आपके लिए भी, आपके माँ बाप के लिए भी और पूरे भारत के लिए जब यूथ जो है वॉलंटरली पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर एनसीसी वॉलंटियर सामने आए थे और उन्होंने वॉलंटरली सर्विसेज प्रोवाइड की थी। इसके बाद कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है, दैट इज़ फ्रेटर्निटी, प्रिजर्व करना है कल्चर को, प्रिजर्व करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी आपने हार्म होते हुए देखा होगा। जब भी लोगों को प्रोटेस्ट करना होता है वो पीसफुल कभी होता ही नहीं है, हमेशा ही पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं। भाई देख लो, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, ठीक है। फिर स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, इसका मतलब है कि हमेशा ही इम्प्रूवमेंट करना चाहो। देखो परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता है, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ो, जितने आज आप इम्प्रूव हो उससे ज़्यादा कल हो। आज अगर आज आपने 2 घंटे पढ़ा, कल आप 3 घंटे पढ़ो। अगर आज आपके 20 सवाल सही हुए हैं, कल कोशिश करो कि 21 क्वेश्चन ठीक हो। तो ऐसे ही इम्प्रूव करते जाओ। द लास्ट वन जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई थी वो थी कि है सभी पेरेंट्स और गार्जियंस की वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक प्राइमरी एजुकेशन उनको देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। आज हमने 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों ही टॉपिक्स पर एमसीक्यूज़ लेके आएंगे। और हाँ, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि मैम ये कब कंप्लीट होगा। जुलाई मंथ में एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपकी पॉलिटी की सीरीज़ मैं कंप्लीट करवा दूंगी, जिसमें जेएनके की पॉलिटी भी होगी। मैं भी चाहती हूँ आपका जो ये कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर एसआई के लिए भी आप लोगों ने पढ़ना है और फिर आपको रिवीजन भी करना होता है। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट। और हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। देखिए आप भी अपनी जगह पर सही हो, मैं भी मेरी जगह पर सही हूँ। अभी मैं यहाँ पर वो स्लाइड लगाना भूल गई। देखिए वहाँ पर एक सवाल था जिसमें आपको नीचे कोड्स दिए होते हैं ऑप्शन में, ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोड्स है, हमने बेस्ट पॉसिबल कोड को चूज़ करना होता है। अब अगर यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपके पास दिए हैं तो आपको यहाँ पर जो बेस्ट बैठ रहा है ना, आपको उसको चूज़ करना है। मैंने वो सवाल एनडीए का था शायद, हाँ एनडीए 1999 का सवाल था, मैंने उसको यहाँ पर लिया था और वहाँ पे जो आंसर था वही मैंने यहाँ पर आपको बताया था। हालांकि और एक चीज़ थी वहाँ पर, जो बेस्ट पॉसिबल होगा मैं उसी को टिक करूँगी। आपको भी एग्जाम में बेस्ट पॉसिबल आंसर को ही टिक करना है, राइट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक्स।